अब कोल और कॉर्न रिबेल्स देखते हैं। तो कोल्स जो थे वो भी छोटा नागपुर रीजन में ही रहते हैं और ये भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों से काफ़ी परेशान थे, तो उन्होंने भी मुंडा रिबेल को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 19th सेंचुरी में कोल्स और मुंडास दोनों की हार हो गई। उसके बाद कॉर्न्स जो कि उड़ीसा में है, ये भी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ 1946 में रिवोल्ट में आए, क्योंकि इनको डर था कि इनकी ज़मीनें इनसे छीन ली जाएगी। लेकिन अंग्रेज़ जो थे, इन्होंने एक पीस सेटलमेंट इनके साथ में किया 1848 में और इस रिवोल्ट को यहीं पर ही रोक दिया। उसके बाद रिवोल्ट इन नॉर्थ ईस्ट साइड पर रिवोल्ट देखते हैं हम। तो नॉर्थ ईस्ट साइड पर जो ब्रिटिश एजेंट्स और क्रिश्चियन मिशनरीज थी, इनका काफ़ी सारा इंटरफेरेंस बढ़ रहा था। हम यहाँ पे कासे रिवोल्ट की बात कर रहे हैं। दिस मेड द नेटिव इनहेबिटेंट्स, और इसकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग थे वो ब्रिटिश इंटेंशंस को लेकर काफ़ी सस्पिशियस, काफ़ी असमंजस में थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्यों आए हैं। और इसीलिए जो यहाँ की प्रोमिनेंट ट्राइब थी खासीस, जो कि हिली रीजन्स में रहती है, जो कि जैंतिया और गारो हिल्स के बीच में है। इस एरिया में 3 हिल्स हैं, गारो, कासी, जैंतिया और गारो के बीच में है कासी हिल्स। तो यहाँ के जो खासीस इनहेबिटेंट्स हैं वो रिवोल्ट पर आ गए। अब ये भी बेसिकली जो आउटसाइडर्स थे इनके खिलाफ ही थे, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे बंगाली कॉन्ट्रैक्टर्स हों। और इसीलिए इन्होंने इनकी जो पोस्टिंग भी थी, इन लोगों की ब्रिटिश ट्रूप की जो पोस्टिंग थी इनके गांव नोंगख्लाव में, उसके भी ये खिलाफ थे। विरोध में जो इनके मेन लीडर थे वो थे तिरुच सिंह। उसके बाद काफ़ी सारा इनका विरोध चलता गया ब्रह्मपुत्र वैली, सुरमा वैली की तरफ। लेकिन द कासीज फेयर दैट इट माइट पेव द वे फॉर फॉरनर्स टू एस्टेब्लिश देयर रूल। इनको डर क्या क्या था कि ये जो फॉरनर ब्रिटिशर्स हैं, बंगालीज़ वगैरह जो हैं, ये अपने दमखम का इस्तेमाल करते हुए इनकी ज़मीन इनसे छीन सकते हैं, इनके एरिया के ऊपर रूल कर सकते हैं। इसीलिए 1829 से 1833 इनका रिवोल्ट चला। खासीज़ ने काफ़ी सारे यूरोपियंस पे अटैक करा, उनको मार दिया। उसके अलावा उनके जो सेटलमेंट्स थे, जैसे मकान, ऑफिसेस वगैरह हैं, उनको जला दिया। और इसलिए काफ़ी लंबा इनके बीच में युद्ध चला, जिसकी वजह से एंड तक आते आते खासीज़ जो थे उनको सरेंडर करना पड़ा और इनके जो मेन लीडर थे, जो मेन चीफ थे, उनको ढाका की जेल में डाल दिया गया। उसके बाद आसाम और मणिपुर, यहाँ पर भी काफ़ी सारे रिवोल्ट की घटनाएं चलती गई, क्योंकि आसाम के अंदर हम देखेंगे द इंक्रीज लैंड रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम 50 to 70%। यहाँ पे जो बेसिकली रिवोल्ट का कारण था कि जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर रेंट जो था वो 50 से 70% बढ़ा दिया गया था, और इसीलिए अब ये इसको पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रिवोल्ट वाली कंडीशन पर आ गए थे। उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़। द इंडस्ट्रियल सेक्टर मैसिवली कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। अब इंडस्ट्रीज़ आती है तो डेफिनेटली किसी कंट्री का ग्रोथ ही होता है। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, फॉरेन रेवेन्यू आता है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है हमारे बाहर की कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमें काफ़ी सारा पैसा मिलता है। तो इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल। तो इस तरह से इंडिया भी टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करने का काफ़ी बड़ा सेंटर है, स्पेशली द फ्रेजाइल एंड एक्विजिट मुस्लिन क्लॉथ, जो कि यहाँ का एक काफ़ी डेलिकेट जो कपड़ा है मुस्लिन, वो काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में। तो अंग्रेज़ों से आने से पहले यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने अपने आप को श्रेणीज़ में ऑर्गेनाइज कर रखा था और अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाते थे। उसके अलावा दे हैड क्लोज टाई अप्स विद द मर्चेंट्स। व्यापारी के साथ इनके खुद के क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे, उनके साथ में ये व्यापार करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे। जैसे फिर टाउन्स हम देखें, सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, ये फेमस ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए थे जहाँ से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। वाइल ढाका, ब्रोच, मदुराई एट्सेट्रा डेवलप्ड एज स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर फाइन टेक्सटाइल। ये वो सेंटर थे जो कि फाइन टेक्सटाइल के लिए फेमस थे। उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई तो उन्होंने हमारा जो ट्रेडिशनल फैब्रिक था इंडियन इकोनॉमी का, उसको जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक मेन पार्ट था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया एंड मेड इट सबसिर्वेंट टू द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश। और इसको सिर्फ अंग्रेज़ों की नीड तक ही लिमिटेड रहने दिया, यानी अब उनके लिए इस्तेमाल करेंगे खुद या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी खुद ही करेंगे। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड द पोजीशन ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ जमींदार। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से नई क्लास डेवलप हुई, जमींदार, एंड हैड डिवेस्टेटेड इफेक्ट्स ऑन द पीसेंट्री। और इन जमींदारों का काफ़ी सारा बुरा इम्पैक्ट किसानों के ऊपर पड़ा। कमर्शियल पॉलिसी देखते हैं ब्रिटिशर्स की क्या थी। द ब्रिटिश नॉट ओनली अफेक्टेड द ट्राइबल सोसाइटी। अंग्रेज़ों ने सिर्फ हमारी ट्राइबल सोसाइटी को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इन्होंने हमारी जो मेन स्ट्रीम थी इंडियन सोसाइटी की, उस पर भी इंटरफेयर किया। दे ऑल्सो डिसस्टेबलाइज्ड द इंडियन इकोनॉमी बाय देयर एक्सट्रीम ग्रीड। इन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिला दिया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी वेल्थ को कंप्लीट करने के लिए। दे इंट्रूड इनटू द क्लासिक ऑक्यूपेशंस, जो हमारे मेन ऑक्यूपेशंस थे, पुराने हमारे चीज़ें थी, उनमें इंटरफेयर किया।
नॉट ओनली दैट दे ऑल्सो क्रिएटेड मेनी ऑब्स्टिकल्स, साथ में हमारे व्यापार में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारे रुकावटें भी इन्होंने ला दी। दीज कैन बी समड अप एज द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल पॉलिसी। अब कमर्शियल पॉलिसीज़ जो थी ब्रिटिशर्स की, उसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। क्या क्या थी? एज़ पर द चार्टर ऑफ 1813 इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली केम टू एन एंड एंड इंडियन ट्रेड वॉज ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। अब चार्टर जो था 1813, उसकी वजह से पूरा इंडियन ट्रेड जो था वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। एज अ रिजल्ट द इंडियन मार्केट वॉज फ्लडेड विद इम्पोर्टेड गुड्स। अब पूरी तरह से इंडियन मार्केट के अंदर विदेशी सामान आ चुका था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट को काफ़ी सारा स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। अंडर द कंपनीज रूल इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्पेशली द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन। और अंग्रेज़ों की वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे हैंडीक्राफ्ट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। बोथ द इनकम जनरेटेड from it and the people financially dependent on the industry were adversely affected। हमारी सारी इनकम जो थी उसका काफ़ी नुकसान हमको झेलना पड़ा। दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिजिनस इंडस्ट्री, ये जो प्रोसेस था हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ के डिस्ट्रक्शन का, इसको कहा जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्राफ्ट्समैन वर फोर्स टू गिव अप देयर लाइवलीहुड। काफ़ी सारे क्राफ्ट्समैन को अपना जो ये तरीका था ज़िंदगी चलाने का, ये छोड़ना पड़ा और दूसरे तरीके कामकाज के इनको ढूंढने पड़े। कई सारे जो फार्मलैंड थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, वो दूसरों के खेतों पे काम करने लगे। अपार्ट फ्रॉम ड्रेनिंग रिसोर्सेज तो हमारे ख़त्म हो ही रहे थे, अंग्रेज़ों ने हमारी वेल्थ भी हमसे लूट ली, हमें जो है फाइनेंशियली भी हमें काफ़ी बैकवर्ड, इन्होंने काफ़ी सारा पुअर कंडीशन पे ला दिया था। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी इंडस्ट्रीज़, हर चीज़ का नुकसान अंग्रेज़ों के टाइम पर हो रहा था।